नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां बारादरी पुलिस ने बरेली दंगे मामले को लेकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। आपको बता दें कि बरेली बवाल के दौरान तौकीर रजा पर 10 मुकदमे दर्ज हुए थे। पुलिस जल्द ही अन्य मुकदमों को लेकर भी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। 26 सितंबर को जो घटना हुई थी उसके संबंध में 11 एफआईआर पंजीकृत की गई थी, जिसमें एक थाना बारादरी का मुकदमा है 1145/25, उसमें चार्जशीट फाइल की गई है। इसमें 38 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट फाइल की गई है। 36 लोगों के विरुद्ध अभी विवेचना प्रचलित है और जो अज्ञात व्यक्ति अभी चिन्हित किए जा रहे हैं उनके खिलाफ भी विवेचना प्रचलित रहेगी। इन 38 लोगों के विरुद्ध ये चार्जशीट फाइल करते हुए एक बार इसके जो एविडेंस कलेक्शन है उसका पेरिजुअल करते हुए फिर कोर्ट भेजी जाएगी। तो देखिए, जहां तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, बारादरी पुलिस ने दाखिल की है पहली चार्जशीट तौकीर रजा के खिलाफ और बरेली दंगे को लेकर दाखिल की है चार्जशीट, जिसमें मौलाना तौकीर रजा क्योंकि मुख्य आरोपी की भूमिका में, और ऐसे में इसी के साथ तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। मुख्य साजिशकर्ता चार्जशीट में तौकीर रजा को बनाया गया है। चार्जशीट में 38 आरोपियों के नाम शामिल हैं। तो इसी के साथ पुलिस जल्द ही अन्य मुकदमों में भी चार्जशीट दाखिल करेगी। 32 अन्य आरोपी की तलाश जारी है। मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें इसी के साथ बढ़ रही हैं, जहां इस्लामिया कॉलेज मैदान में भीड़ इकट्ठा करने का आरोप है। बरेली हिंसा के पीछे जो चेहरा, जो नाम, वो तौकीर रजा का। तो जुमे की नमाज के बाद माहौल उग्र हुआ था। इंडिगो संकट को लेकर एक्शन में डीजीसीए, जहां डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को तलब किया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। सीईओ पीटर्स एल्बर्ट समेत कई अधिकारी तलब। रिफंड और सामान पहुंचाने का काम कल हो सकता है पूरा। कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में स्टेटमेंट देंगे उड्डयन मंत्री। तो देखिए, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ानें सेवाएं आज भी पटरी पर नहीं लौट सकी। दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु एयरपोर्ट से 200 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। एक दिन पहले भी एयरलाइन ने 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी थी। हालांकि कंपनी ने 2300 दैनिक उड़ानों में से 1650 संचालित करने का दावा किया है। तो इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने कहा, स्थिति रोज बेहतर हो रही है। 10 दिसंबर तक नेटवर्क स्थिर होने की उम्मीद है। पहले कंपनी ने 10 से 15 दिसंबर तक सामान्य होने की बात कही थी। इंडिगो ने हालिया उड़ान संकट के दौरान 610 करोड़ के रिफंड प्रोसेस किए हैं। इसके साथ ही 3000 यात्रियों का बैगेज वापस पहुंचा दिया गया है। सरकार ने एक दिन पहले ही रिफंड रविवार शाम 8 बजे तक पूरा करने और अलग हुए बैगेज 48 घंटे में यात्रियों को लौटाने का निर्देश दिया था। तो देखिए, 6 दिनों में 3900 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई हैं और इसी के साथ अब डीजीसीए सख्त हो गया है। 2 दिसंबर को 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हुई। तो 3 दिसंबर को 150 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई। तो लगातार 6 दिन में किस तरीके से उड़ानें रद्द हुई हैं वो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं तारीख के साथ। 4 दिसंबर को 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई, ये भी जानकारी। तो 5 दिसंबर को 1600 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई और इसी के साथ 6 दिसंबर को 800 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। तो देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में उड़ानों के रद्द होने की वजह से यात्री परेशान हुए हैं। 7 दिसंबर को 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। 3 दिसंबर से मैं सफर कर रहा हूँ और ये मेरे ख्याल से चौथा फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद आज मेरी वाइफ और मेरे बच्चे गए हैं आज दिल्ली और वहां से फिर पुणे जाएंगे। मेरा फ्लाइट 11th को है, पता नहीं उसका क्या होगा, लेकिन मैं 5-6 दिन से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। लोग तो अपने इत्मीनान से थे। देखिए, हम क्या बोलते हैं, आदमी टिकट इसलिए बुक करता है, आदमी निश्चिंत रहता है मेरा सीट बुक, हमको इतना तारीख को जाने। अब बीच में झमेला होगा तो प्रॉब्लम तो उठाना पड़ता है। हमारा तो बम्बई से श्रीनगर के लिए फ्लाइट बुक किया था, वो फ्लाइट इंडिगो का, वो 3 फरवरी ये दिसंबर का था।
और 3 दिसंबर का रात्रि 11:30 का वो कैंसिल हो गया। उसने बोल दिया कि सुबह है, तो सुबह का भी कैंसिल हो गया। सुबह उधर 12 घंटे वेट करने के बाद हमें दिल्ली तक छोड़ दिया, और दिल्ली में आने के बाद उधर हमें रूम दिया गया है, वो भी फ्लाइट दूसरे दिन कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद हमारा लगेज भी नहीं मिला हमें, और बाद में बोल दिया कि लगेज मिलेगा किधर, श्रीनगर में। श्रीनगर में आने के बाद भी 2 दिन से इधर 2 दिन रुके ना, तो उधर से भी हमें हमारा बैगेज भी नहीं मिला है। देखो जी, वैसे से हमको बहुत तकलीफ हो रही है, हमारा लगेज भी नहीं मिल रहा है और बहुत तकलीफ में है हम। हाँ, वापस जा रहे हैं, पूरा सेपरेट प्राइवेट गाड़ी करके जा रहे हैं, लगेज भी नहीं दे रहे हमारा। नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे? वो कैंसिल 3 दिन कैंसिल बोल रहे हैं। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी सांसद भोला सिंह ने कहा कि वंदे मातरम हमारे देश की शान है, इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। हम सबके लिए ये गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर खुद चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। वहीं उन्होंने और इस बीच खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने फरियादियों को भरोसा दिलाया कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समय से निस्तारण किया जाए और भूमि विवाद व उत्पीड़न के मामलों पर विशेष गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी सांसद भोला सिंह ने कहा कि वंदे मातरम हमारे देश की शान है, इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। हम सबके लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर खुद चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष काम तो सवाल खड़े करना ही है, उसका काम है। सरकार लगातार इंडिगो से बातचीत कर रही है और इसका असर भी देखने को मिलने लगा है। प्रदेश के बुलंदशहर से बीजेपी सांसद भोला सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष, सदन के पटल पर चर्चा, विपक्ष कई तरीके की बातें कर रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सौभाग्य की बात है क्योंकि वंदे मातरम का 150वां शताब्दी वर्ष मनाने का अवसर और संसद में चर्चा का सौभाग्य देश के सभी माननीय सांसदों को मिल रहा है, और वो सौभाग्यशाली सांसद ही होंगे जिनको चर्चा में बोलने का अवसर मिलेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आज चर्चा का शुभारंभ करने वाले हैं, और क्योंकि वंदे मातरम हमारे भारत की आस्था है, हमारे देश का राष्ट्र देश गान है, और इसके लिए देखिए किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, पक्ष भी हिस्सा ले और विपक्ष भी हिस्सा ले, और अच्छे से इसको सेलिब्रेट करें ताकि दुनिया में एक अच्छा मैसेज जाए। और वंदे मातरम के प्रति जो संदेश है, जो आस्था है, वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, उसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स या उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है ना कि जो चीजें पहले थी आज के समय में नहीं है। क्या राष्ट्रवाद जिंदा है? राष्ट्रवाद तो खत्म हो रहा है, ये आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से। जापान के उत्तरी तट से दूर समुद्र में शक्तिशाली भूकंप, 7.6 तीव्रता का भूकंप। जहां ये बड़ी खबर, जापान के उत्तरी तट से दूर 7.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी है, 10 फीट से ऊंची लहरों की चेतावनी है। तो देखिए, भूकंप की चेतावनी दी जा रही है। जापान के उत्तरी तट से दूर 7.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। भूकंप के बाद सुनामी का भी अलर्ट जारी किया गया है। तो 10 फीट से ऊंची लहरें उठ सकती हैं, इसको लेकर अलर्ट किया जा रहा है। तो तूफान के चलते सुनामी का भी खतरा बरकरार। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। वंदे मातरम पर आप सांसद संजय सिंह का बयान, आप देशभक्ति परंपरा निभाती है। बीजेपी पर मौके पर निशाना भी साधा है। देशभक्ति नारों से गुनाह छिपाने का आरोप लगाया है। तो देखिए, देशभक्ति के नारों की आड़ में गुनाह छिपाए जा रहे हैं, ये आरोप आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ओर से बीजेपी के लिए। तो देशभक्ति नारों से गुनाह छिपाने का काम हो रहा है।
वंदे मातरम पर आप सांसद का ये बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी देशभक्ति परंपरा निभाती है। देखिए, वंदे मातरम पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद की ओर से यह बयान सामने आया है। देशभक्ति आम आदमी पार्टी निभाती है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने 7,721 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। बजट प्रस्तुत होते ही विपक्ष ने छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने और किसानों की धान खरीद में देरी का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि छात्र कई महीनों से छात्रवृत्ति के इंतजार में हैं और फीस भरने के लिए होटल में प्लेट धोने को मजबूर है। इसके जवाब में सत्ता पक्ष ने कहा कि केंद्र से बकाया राशि न मिलने के कारण देरी हुई है, लेकिन छात्रवृत्ति जल्द जारी की जाएगी। 400 रुपया में गैस का सिलेंडर देंगे भाई, 1 साल से ऊपर हो गया, किसी को मिला क्या 450 रुपया में गैस का सिलेंडर। ये वायदे बहुत करते हैं, 7 निश्चय 7 गारंटी दिया था, एक भी गारंटी पूरा नहीं। तो सदन के अंदर जब कोई माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हेतु वहां पर उनकी आवाज बनकर रखता है, उसका कोई समाधान नहीं होता है। आंसू बहाने से चलेगा नहीं। इस राज्य में ओबीसी आरक्षण कम करने का श्रेय किन लोगों को मिलता है? किनके कार्यकाल में ओबीसी आरक्षण का जो लिमिट था वो कम किया गया? आज ओबीसी छात्रवृत्ति इस वजह से नहीं हम लोग दे पा रहे, क्योंकि लगातार हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं उसको केंद्र सरकार को पैसे नहीं दे रही है। सिर्फ छात्रवृत्ति के मामले में भी नहीं, मेरे भी विभाग में आज सारे मुखिया पंचायत समिति और जिला परिषद आंदोलनरत हैं। वो लोग बार बार इस मांग को उठा रहे हैं। 15वीं वित्त का पैसा करीब 2800 करोड़ रुपया पिछले 2 साल में नहीं आया है। तो ये केंद्र से पहले पैसा रुकवाते हैं और फिर आकर के यहाँ पे ड्रामा करते हैं। समर्थन मूल्य केंद्र क्यों नहीं बढ़ा देता? समर्थन मूल्य बढ़ाने में केंद्र को क्या परेशानी है? जो राशि आपका अनुपातिक शेयर जो है, वो शेयर हमको दें, निश्चित तौर पर उसको मिलेगा। ये आंकड़े की बात है। केवल मेज पटकने, दीवार में सर पटकने से ओबीसी का कल्याण नहीं हो सकता। सही माने में अगर ओबीसी का कल्याण करना चाहते हैं, छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है, अगर कोई ईमानदार प्रयास करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार डेलीगेशन बना के जाए। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लोग कौन बोलता सूची दे बजे, ये तो सभी विभाग में केवल बहाना करते हैं कि सूची ने आंकड़ा मुहैया करा दिया गया है। अगर आपको भी चाहिए तो आपको भी साक्ष्य। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था। दूसरे दिन सदन के बाहर एनडीए नेता जो है, एनडीए पार्टी के जो नेता हैं, तमाम नेता जो सदन के बाहर हंगामा करते हुए नजर आए। उन साफ तौर पर वो लोग जो छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर और किसानों को क्रय मूल्य उनका नहीं मिलने को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर, इस तरह की तमाम योजनाओं को लेकर वो एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने हाथों में तख्ती लिए हुए हैं कि क्रय मूल्य जो है वो 3200 प्रति क्विंटल करने की बात जो कही जा रही थी वो नहीं कर रहे हैं। सरकार अपने वादों को नहीं पूरा कर रही है। जो जनता की जो योजना, जो लाभ है, जो रकम है, वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। इन तमाम चीजों को लेकर जो विपक्ष के नेता हैं, वो विपक्ष के नेता एकजुट होकर हंगामे करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सदन की कार्रवाई जिस तरह शुरू हुई है, अब सदन की कार्रवाई जो सदन के अंदर चल रही है, और वहीं विपक्ष जो सत्ता पक्ष की अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है, केंद्र पर हमला किया जा रहा है। कि रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का।
उत्तराखंड में 12 महीने पर्यटन की संभावनाएं हमेशा से रही है। अब यहाँ कनेक्टिविटी सुधर रही है। उत्तराखंड विंटर टूरिज्म को नया आयाम दे रहा है। गर्मियों में चार धाम यात्रा और मनोहारी पर्यटन स्थलों के लिए सुविख्यात उत्तराखंड राज्य अब शीतकाल में भी तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन रहा है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनकी शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आते हैं। ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, ज्योतिर्मठ के नरसिंह मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के खुशी मठ मंदिर में मां यमुना और मुकबा मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। इसके साथ ही कार्तिक स्वामी, नैना देवी मंदिर, कैंची धाम, महासु देवता, जागेश्वर धाम, कसाल देवी, पंच केदार, ओम पर्वत, पूर्णागिरी मंदिर और कई अनेक आस्था स्थल शीतकाल सहित पूरे वर्ष दिव्यता का अनुभव कराते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने शीतकालीन यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां सुनिश्चित की है। प्रदेश शीतकालीन धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यटन के साथ साथ प्रकृति प्रेमियों, साहसिक यात्रियों और पर्यटकों के लिए भी एक नया आकर्षण बनकर उभर रहा है, जहां बर्फ से ढके पहाड़, खूबसूरत होम स्टेज और हिमालय की सुनहरी धूप हर किसी को अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करती है। तो आइए इन सर्दियों में देवभूमि की शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बने। उत्तराखंड की पवित्र धरा आपका स्वागत करती है। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कानपुर के नवीन मार्केट स्थित पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित के साथ एसआईआर को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई बस्तियों में लोग 2-2 दिन की छुट्टी लेकर मतदाता फॉर्म भर रहे हैं और बीजेपी केवल वास्तविक मतदाताओं के नाम जोड़ रही है, जबकि फर्जी नाम हटाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव के आरोपों को दुष्प्रचार बताया है। तो देखिए, दुष्प्रचार बताया जा रहा है। राष्ट्रवाद और सेवा बीजेपी का धर्म है, संकल्प है। और इस बीच जल शक्ति मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव दुष्प्रचार कर रहे हैं एसआईआर को लेकर। गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड में झारखंड के 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि कुल 25 लोगों की जान चली गई। 3 युवकों का शव रांची एयरपोर्ट लाया गया। झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने
मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया। हादसे के बाद राज्य सरकार ने हर जिले के रेस्टोरेंट, होटल और अस्पताल में फायर सेफ्टी सुनिश्चित करने और लापरवाही पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। निश्चित तौर पर मर्माहत कर दिया। वहाँ की सरकार से मैंने मांग किया है कि जितने लोग जाते हैं उसकी सुरक्षा की गारंटी दें और जो जिसकी लापरवाही से चूक हुआ है उस पर कठोर कार्रवाई करें। मैं देश के प्रधानमंत्री से मैंने आग्रह किया है कि आप हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं आप, तो मृतक परिवार को कम से कम 1-1 करोड़ रुपया दीजिए। बहुत बुरा स्थिति में है परिवार है, हम देख रहे थे सोशल मीडिया में। और झारखंड में भी 3 जो हमारे लोगों की वहाँ जान चली गई, तो उसको लेकर भी हम एज ए आपदा मंत्री हमारी कल बात हुई थी। हम प्रत्येक परिवारों को 4-4 लाख रुपए एज ए मुआवजा हम लोग देंगे। जबकि सुल्तानपुरी इलाके में युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की है। नाम रूप किशोर है, मैं सुल्तानपुरी से बोल रहा हूँ जी। मेरे बेटे को मार दिया गया पिछली रात बहुत बुरी तरीके से, चाकू से गोद कर। उसके करीब 7-8 निशान आए उसके शरीर पर। कुछ अभी पता नहीं लगा किसने मारा है, लेकिन पुलिस वालों को भी कोई कार्रवाई नहीं है उसकी। पुलिस वालों के पास हम FIR करने गए तो उन्होंने FIR तो कर ली है, लेकिन उसके बाद में कोई कदम नहीं उठाया। अच्छा, पहले कोई रंजिश रही है किसी के साथ? नहीं, कोई रंजिश नहीं हो रही। कल हमारे घर में फंक्शन था। कल रात को मेरा बेटा खाना लेने आया था, दोस्तों ने खाना मंगवाया था पार्टी का। खाना लेके गया, उसके बाद वो घर पे आया नहीं है, तो इन्हें देखा भी कहीं वो दिखा नहीं। सुबह एक लड़का घर पे आया तो वो कह रहा है कि वहाँ पे सुमित पड़ा है और पुलिस वाले वहाँ खड़े हैं। सर मैंने वहाँ जाके देखा है, मेरा बेटा खून में लथपथ पड़ा है और FIR वगैरह सब हुई पड़े, लेकिन किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी है सर। बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक की कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला करके मौत के घाट उतार दिया। मैं इस वक्त मौजूद हूं सुल्तानपुरी की उसी गली में। आपको बताना चाहूँगा ये वही जगह है जहां पर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। यहीं पर आप अभी देख सकते हैं, अभी भी यहां पर किस तरीके से जो खून के निशान हैं वो साफ तौर पर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से बर्बरता के साथ उस युवक को हत्या कर उसके जो आरोपी हैं यहाँ से मौके से फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार युवक जो है उसकी पहचान 20 साल के सुमित के रूप में हुई है और उसके घर में कल कोई फंक्शन था और देर रात तकरीबन 1 बजे वो अपने घर से किसी को खाना देने के लिए निकला था, लेकिन उसके बाद वो अपने घर वापस नहीं पहुंचा। परिवार वालों को सुबह तड़के तकरीबन 6 से 7 बजे आसपास के लोगों ने जानकारी दी। जब परिवार वाले पहुंचे तो इसी जगह पर जो उनका सुमित जो है वो खून से लथपथ हालत में पड़ा था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस, क्राइम टीम, फॉरेंसिक टीम, तमाम एजेंसी घटनास्थल पर पहुंची और यहां से तमाम जो है साक्ष्य जुटाए, जिसके बाद सुमित को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने सुमित के शव को अस्पताल की पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आखिरकार आरोपियों ने किस मकसद से इस युवक को मौत के घाट उतार दिया। खैर, ये तो पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। दिल्ली से HNN न्यूज के लिए अजीत कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।